तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गंगा नदी का उद्गम और गंगा नदी का नाम कैसे पड़ा। जैसे बहुत लोगों की मान्यता है कि गंगोत्री धाम से गंगा नदी बहती है, लेकिन हम लोगों ने पुराणों में सुना भी होगा भागीरथी जी जो थे उन्होंने तपस्या करके गंगा जी को नीचे बुलाया था। तो एक्चुअल में वो गंगा कौन सी है और भागीरथी गंगा कौन सी है, तो उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे पहले प्रयागों के बारे में। तो आपने बहुत सारे प्रयाग सुने होंगे। उत्तराखंड के पहले हम पंच प्रयागों की बात करेंगे। उत्तराखंड में आपको पता होगा 5 प्रयाग होते हैं और इन पंच प्रयागों की क्या खासियत है गंगा जी के निर्माण में। तो चलिए पहले एक चीज जान लेते हैं, प्रयाग शब्द क्या होता है। तो प्रयाग का मतलब होता है संगम। संगम यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियों का क्या होता है, मिलन होता है। यानी 2 या 2 से ज्यादा नदियां मिलती हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं प्रयाग। ठीक है। और ऐसे कुल मिला के 5 प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जिनमें से पहला जो प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग। जो दूसरा प्रयाग है वो है नंद प्रयाग, इसको नंद प्रयाग। और जो तीसरा प्रयाग है वो है कर्ण प्रयाग। और चौथा प्रयाग जो है वो है रुद्र प्रयाग। और 5वां प्रयाग है देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं और इन 5 प्रयागों का महत्व है गंगा नदी के बनने में। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो चलिए आपको एक चार्ट दिखाते हैं। इस चार्ट को गौर से देखेंगे। यहाँ पर एक बद्रीनाथ धाम, आपको पता होगा उत्तराखंड में 4 छोटे धाम पाए जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। तो वहाँ पर एक जो धाम है बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। ठीक है। अब इस संतोपत ग्लेशियर, बहुत लोगों का मानना है कि बद्रीनाथ धाम में जो नदी बहती है उसका नाम है अलकनंदा नदी। तो आपको बता दूं, संतोपत ग्लेशियर से जो नदी निकलती है बहुत लोग उसको नाम अलकनंदा से ही बुलाते हैं, लेकिन ये विष्णु गंगा होती है। ध्यान समझेंगे, संतोपत ग्लेशियर से निकले वाली नदी का नाम है विष्णु गंगा। और ये विष्णु गंगा धौली गंगा से किसी जगह पे मिलती है, ध्यान से देखेंगे। और इस जगह का नाम होता है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है बच्चों? विष्णु प्रयाग। अब एक चीज इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, नदियों के संगम के बाद नदियों का नामकरण का एक रूल होता है, भौगोलिक रूल। अब उस रूल को समझते हैं पहले। मान लो जैसे कि हमको पता है, हमको बताया कि जब 2 नदियों का संगम होता है तो संगम के बाद एक नई नदी निकलेगी, जाहिर सी बात है। और संगम वाली जगह का नाम होता है प्रयाग। वो कोई एक प्रयाग होगा जहां पे नदियों का संगम हो रहा होगा। ठीक है। अब समझेंगे, मान लो एक नदी है X और दूसरी नदी क्या है Y। ठीक है। अगर किसी एक नदी की गहराई दूसरी नदी की गहराई से ज़्यादा होगी तो संगम के बाद जाने वाली नदी उसी नाम से जानी जाएगी जिसकी गहराई ज़्यादा होती है। अब मान लो X और Y 2 नदियां हैं और दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो एक नई नदी निकली। अगर X की गहराई ज़्यादा होगी किससे? Y से, तो आगे जाने वाली नदी X के नाम से ही आगे जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? और मान लो ये 2 नदी हैं X और Y। ठीक है। और दोनों यहाँ पे संगम हुआ दोनों का, और आगे जाने वाली नदी का नाम क्या होगा? अगर X की गहराई Y की गहराई यानी कि डेप्थ के इक्वल होती है, यानी कि दोनों नदियों की डेप्थ अगर इक्वल होगी लगभग, तो आगे जाने वाली नदी का एक नया नाम आएगा, एक नए नाम से वो आगे की तरफ बहेगी। मान लो कोई भी नाम हो सकता है, मान लो जेड हो गया। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। अगर 2 नदियों का संगम हो रहा है, किसी एक नदी की गहराई दूसरे से ज़्यादा है, तो आगे जाने वाली नदी जिसकी गहराई ज़्यादा होती है उसी के नाम से आगे जाएगी। अगर दोनों की गहराई सेम होगी तो आगे जाने वाली नदी का एक नया नाम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे रूल। अब यहाँ पर हम समझते हैं चार्ट को। तो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा, और बद्रीनाथ धाम से एक और गंगा आती है जिसका नाम है धौली गंगा। ठीक है। ये दोनों गंगा विष्णु प्रयाग नाम की जगह पर मिलती हैं, समझेंगे ध्यान से। ठीक है। अब यहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की गहराई डेप्थ लगभग इक्वल ही होती है। दोनों की क्या होती है? लगभग बराबर ही होती है।
इसलिए विष्णु प्रयाग से जो नदी आगे की तरफ जाती है, यहाँ पे मैंने कलर बदल दिया है थोड़ा सा, आप देखेंगे आगे की तरफ जो नदी जाएगी उसका नाम नया नाम होगा, क्योंकि दोनों की गहराई सेम है, और इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। ध्यान समझेंगे, ठीक है। चूंकि दोनों की गहराई सेम है इसलिए आगे एक नया नाम मिलेगा जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। ठीक है। अब यहां से अलकनंदा नदी आपकी चल रही है। अब अलकनंदा नदी से एक नदी आगे चल के और मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। ध्यान समझेंगे। और इस जगह का नाम होता है नंदप्रयाग। इस जगह का नाम क्या होता है, जो नंदप्रयाग, जहां पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अलकनंदा की डेप्थ नंदाकिनी से ज्यादा होती है, इसलिए नंदप्रयाग से आगे की तरफ जो नदी जाएगी वो अलकनंदा नाम से ही आगे जाएगी। तो यहां पर जो आएगी वो अलकनंदा नाम से आगे जाएगी। ठीक है। तो यहां से अलकनंदा चल रही है। उसके बाद इस अलकनंदा नदी से एक और नदी तीसरे जगह यानी कि तीसरे प्रयाग पे आकर मिलती है, उसका नाम होता है पिंडार नदी या पिंडार गंगा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी इस जगह पे आकर मिलती है। और यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि अलकनंदा की गहराई पिंडार नदी से ज्यादा ही होती है, इसलिए इस प्रयाग के आगे भी जो नदी जाएगी वो अलकनंदा नाम से ही जानी जाती है। और इस प्रयाग का नाम होता है कर्णप्रयाग। क्लियर। तो कर्णप्रयाग से भी आगे की तरफ चलने वाली नदी हमारी अलकनंदा ही रहेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं विष्णु प्रयाग के बाद जो नदी बहेगी आगे की तरफ, यानी कि सभी प्रयागों से होकर, उसका नाम होगा अलकनंदा। ठीक है। यहां पर अलकनंदा बह रही है। फिर एक चौथी लोकेशन होती है, चौथा प्रयाग होता है जहां पर मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिलती है। और ध्यान देने वाले, यहां पर भी गहराई अलकनंदा की ही ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इस प्रयाग के बाद जो नदी आगे बहेगी वो अलकनंदा नाम से ही जानी जाएगी। और ये मंदाकिनी नदी जो मिलती है वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो अब हम ऐसे इसको बोलेंगे कि संतोपद ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णु गंगा, और विष्णु प्रयाग में एक विष्णु गंगा मिलती है धौली गंगा से, और चूंकि दोनों की गहराई सेम है इसलिए एक नए नाम से जाएगी जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है। और इस अलकनंदा नदी से दूसरा प्रयाग होता है जिसका नाम है नंद प्रयाग, वहां पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। चूंकि नंदाकिनी की गहराई अलकनंदा से कम होती है इसलिए आगे की तरफ जाएगी अलकनंदा नाम से। फिर आगे की तरफ तीसरे प्रयाग जिसका नाम है कर्णप्रयाग, यहां पर अलकनंदा नदी से पिंडार नदी आकर मिलती है, और यहां पर भी अलकनंदा की ही गहराई ज्यादा है इसलिए आगे ये अलकनंदा नाम से जाएगी। उसके बाद चौथा जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है मंदाकिनी नदी, और चूंकि यहां पर भी अलकनंदा की गहराई मंदाकिनी से ज्यादा है इसलिए आगे की तरफ अलकनंदा नाम से ही जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो पंच प्रयाग, पांचवा प्रयाग होता है जिसका नाम है देवप्रयाग, जिसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। और देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी, और इन दोनों की गहराइयां यहां लगभग सेम होती है, इसलिए आगे जाने वाली नदी का एक नया नाम होगा जिसका नाम है गंगा। यानी कि गंगा नदी बनती है हमारी देवप्रयाग में। यानी कि गंगा का जो नामकरण हुआ है, गंगा नदी जो नाम ली जाती है वो देवप्रयाग के बाद ली जाती है, इसके पहले गंगा नदी कहीं भी नहीं नाम से जानी जाती है। आ गई बात समझ में। अब मंदाकिनी नदी जो आती है वो आती है केदारनाथ से। यहां पर आपको बता दें मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो चित्रकूट ही माना गया है। चित्रकूट में माता सती अनसुईया जी जो थी उन्होंने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी का उद्गम वहीं पर किया था। तो मंदाकिनी के दो उद्गम माने जाते हैं, एक चित्रकूट और एक होता है केदारनाथ। ठीक है। और भागीरथी जो नदी है वो गंगोत्री धाम में एक ग्लेशियर है गोमुख, तो वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो हम बोल सकते हैं कि गंगोत्री नदी यानी कि गंगोत्री धाम से जो नदी गोमुख से निकल रही उसका नाम है भागीरथी, जो कि भागीरथी ने तपस्या करके नीचे बुलवाई थी, वो है भागीरथी। तो गंगोत्री में जो स्नान होता है वो गंगा में नहीं होता है, वो होता है भागीरथी में। भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है तब बनती है हमारी गंगा। आगे बात समझ में। तो ऐसे हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है।
तो ये है 5 प्रयाग और इन 5 प्रयागों का महत्व, और ऐसे नदियों का संगम होकर हमको मिलती है गंगा, जो कि आगे बहते हुए कई राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद इसका एक बड़ा सा संगम होता है जो कि आपको पता है, प्रयागराज, प्रयागों का राजा। क्योंकि आप देख रहे होंगे सभी प्रयागों में 2 नदियों का संगम हो रहा है। एक ऐसा यही प्रयाग है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ पर गंगा नदी से आकर मिलती है हमारी यमुना नदी और सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी बात की जाए तो आपको पता होगा सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो बद्रीनाथ धाम में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है माना विलेज। माणा गांव इसको बोला जाता है। हम लोग माना इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन ये होता है माणा। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, माणा विलेज। माणा विलेज में ध्यान देंगे सरस्वती नदी को आखिरी बार देख सकते हैं। अब बहुत लोग मिथ बनाते हैं कि ये तो नदी दिख रही है उसके बाद आगे जा रही है। माणा विलेज में आप जब देखोगे सरस्वती नदी नीचे की तरफ गिरेगी, उसके बाद आपको एक पुल मिलेगा। उस नदी को पार करने के लिए भीम जी ने एक पुल बनाया था, जो कि बड़ा सा पत्थर है उसको रखा था भीम पुल। उसके नीचे ध्यान रखेंगे तो माणा विलेज में जो सरस्वती नदी है वो विष्णु गंगा से मिल जाती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। माणा विलेज में जो सरस्वती नदी है वो उस वहां से गिरने के बाद मिलती है विष्णु गंगा में, और विष्णु गंगा की गहराई ज़्यादा होती है यहाँ पर। इस वजह से ये विष्णु गंगा नाम से ही आगे चलती है, और यहाँ पर जाकर विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलकर अलकनंदा बन जाती है। माणा विलेज में बहने वाली नदी अलकनंदा नहीं है, वो सरस्वती है। सरस्वती जब इसके बाद मिलती है विष्णु गंगा से तो वो विष्णु गंगा नाम से ही आगे जाती है। ठीक है, अब बहुत लोग इस प्रयाग की बात नहीं करते हैं। आपको बता दें ये भी तो एक प्रयाग हुआ जहां पर हमारी सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी जो है वो मिलती है विष्णु गंगा से। तो यहां पे भी तो संगम हो रहा है। इस संगम की कोई बात ही नहीं करता है क्योंकि ये संगम गिना ही नहीं जाता है। लोग वहां के लोग इसकी पूजा करते हैं, इसको मानते हैं, और इसका नाम होता है केशव प्रयाग। ध्यान समझेंगे, ठीक है। बद्रीनाथ धाम पे माणा विलेज में सरस्वती नदी को आप लास्ट टाइम देखोगे, और सरस्वती नदी जो है वो विष्णु गंगा से मिल जाती है, और इस प्रयाग का नाम होता है केशव प्रयाग। उसके बाद विष्णु गंगा आपकी जो है आगे चलती है, वो धौली गंगा से मिलकर अलकनंदा नदी बनाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि गंगा नदी कैसे बनती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।